स्टडी वीजा पे नहीं जाना चाहिए, आपको जाते ही जॉब लग जाएगी। किसी एजेंट ने फ्रॉड कर दिया है, वो 80% जो बच्चा है वो जॉब करता है, तो वहाँ पे पीआर मिल जाएगी आपको। उसके बाद दो ऑप्शन है सिर्फ। हिमाचली की उस चीज में बहुत रिस्पेक्ट है। मैं 1.5-2 लाख रुपया कमाऊंगा, एक दिन में 3 से 4 घंटे की क्लास है, स्पाउस अलाउड है, ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर करते हैं। अगर आप इंडिया में अगर आप 4 साल की डिग्री भी कर लो, हम ROI की बात करेंगे, नो एम्बेसी इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, 30 to 35 वर्किंग डेज में आपका वीजा मिल जाता है। तो गैप इसमें 10 से 15 साल का मतलब एक्सेप्टेबल है। 100% इंग्लिश मीडियम है, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आता है। ये जो डिप्लोमा और डिग्री है ये रिकॉग्नाइज होती है अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 बड़ी कंट्रीज में। UK, US, कनाडा इसको कंसीडर करता है। कोई बच्चा कनाडा तक का एक्सपोजर नहीं ले पा रहा, लेकिन सिंगापुर जो है वो बिजनेस हब है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नवीन देवभूमि इमिग्रेशन से, जो कि हिमाचल में है, सोलन में ऑफिस है हमारा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, राइट, बहुत इंटेंस टॉपिक है, क्योंकि जिस भी बच्चे ने स्टडी वीजा पे जाना होता है वो हमेशा नंबर ऑफ ऑप्शंस को देखता है, राइट। बट हर एक के पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि हर एक के पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते कि वो अपनी जो ड्रीम कंट्री उधर जा सके। तो एक ऑप्शन जो हमारे पास मेजरली आता है वो है सिंगापुर। सिंगापुर स्टडी वीजा बहुत अच्छी कंट्री है। सिंगापुर स्टडी वीजा के लिए, राइट, बहुत अच्छे कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो सारे डिस्कस करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे, राइट। इस डिस्कशन में क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन अगर आपको सिंगापुर जाना है तो ये आपके लिए बहुत वैल्यूबल वीडियो रहने वाला है। इसमें हम आज मेजरली बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसको सिंगापुर स्टडी वीजा पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सारे एजेंट जो भी आपको वीजा गाइड करेगा वो आपको रीजंस देगा कि सिंगापुर चल जाओ, इसलिए चले जाओ, उसलिए चले जाओ। बट कुछ एक कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास नहीं होती, स्टूडेंट के पास नहीं होती, वो वहां पे जाके स्ट्रगल करता है। और जो एजेंट और एजेंसीज होती हैं वो ऐसा नहीं है झूठ बोलती हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है, बच्चा वहां पे पहुंचता है, बच्चे को वो एक्सपेक्टेड जो चीजें होती हैं वो नहीं मिलती, फिर उस चीज को नाम दिया जाता है फ्रॉड का, किसी एजेंट ने फ्रॉड कर दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया। तो उस टॉपिक पे हम बड़ी बारीकी से बात करेंगे आज। कुछ पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे नोट डाउन किए हुए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इसमें। तो हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसको स्टडी वीजा पे नहीं जाना चाहिए, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। तो पहला पॉइंट जो मेंशन है हमारे पास वो है दोस्त विद फॉल्स एक्सपेक्टेशन। अब फॉल्स एक्सपेक्टेशन क्या होती है, यहाँ से लोग बोल देते हैं कि आपको जाते ही जॉब लग जाएगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो आप जिस स्टडी वीजा पे जा रहे हो वो 6+6 है। 6 मंथ की स्टडी है उसमें, और 6 मंथ की इंटर्नशिप है। 6 मंथ की जो स्टडी है उसमें आपको लीगली जॉब अलाउड नहीं होती। आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले जो बच्चे जाते थे वो जॉब करते थे, और वो जॉब ही नहीं करते थे, 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए वो मंथली कमाते थे। लेकिन अब सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। बट जो भी यहाँ से बच्चे जाते हैं वो 80% जो बच्चा है वो जॉब करता है। वो कैसे सेटिंग बिठाता है, उसको पैसे कमाने तो वो कैसे काम करेगा, और करते भी हैं, जो कि जायज बात है। लेकिन आप बोलो कि गारंटी लगा के देगा, कोई गारंटी दिलवा देगा मैं जॉब लगवा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं जाते ही वहां पे 1-1.5 लाख रुपए कमाऊंगा, तो बहुत रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, फिर आपको स्टडी वीजा पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरा पॉइंट मेंशन है कि कई एजेंट्स या फिर कोई कोई आपको ये गाइड कर देगा कि वहां पे पीआर मिल जाएगी, आपको सिंगापुर में जाके पीआर मिल जाएगी। नो सर, सिंगापुर में 6+6 स्टडी छोड़ो, आप अगर ग्रेजुएशन पे भी जाते हो, एस पास ई पास पे भी जाते हो, तो कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो पीआर इजीली नहीं देती। पहले आप हमें ये समझना जरूरी है कि जो सिंगापुर स्टडी है वो पीआर के लिए एलिजिबल ही नहीं बच्चा अभी बैठ रहा है। एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन 5.7 मिलियन है। मतलब अगर इंडिया में हम बात करें तो 57 लाख पॉपुलेशन है उस कंट्री की। और हिमाचल की पॉपुलेशन ही अभी हम हिमाचल से बात करें तो हिमाचल से रिलेट करो तो हिमाचल की पॉपुलेशन ही 78 लाख है। तो उससे कंपैरिजन में तो बड़ी छोटी कंट्री है। तो वो हर एक किसी को पीआर नहीं दे सकते, और वो वेल मेंटेन कंट्री है, तो उस चीज को रिदम तोड़ते ही नहीं है। अगर किसी का पीआर, ऐसा नहीं है पीआर नहीं मिलता, वहां पे बहुत ऑप्शन है, लेकिन उसमें 10 से 15 साल का टाइम लगता है। तीसरा पॉइंट जो है, जहाँ पे ये बोल देते हैं क्लाइंट्स की 6 महीने के बाद आपका, जैसे 6 महीने की स्टडी है और 6 महीने का आपका जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम है। 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो रिन्यूएबल नहीं है, कि अगर कोई बोल देगा कि 6 महीने के बाद आप इंटर्नशिप करोगे, वो पेड इंटर्नशिप होती है, नो डाउट आपको पैसा मिलता है, उसमें कितना मिलता है वो अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो पैसा तो आपको मिलता है, लेकिन वो रिन्यू नहीं होती। 6 मंथ स्टडी, 6 मंथ इंटर्नशिप, उसके बाद दो ऑप्शन है सिर्फ। अब दो ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला ऑप्शन है आप अपनी स्टडी रिन्यू करवा लो, आप एडवांस कोर्स में जो भी आपका कोर्स है उसमें एडमिशन ले लो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है बहुत अच्छा, जो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है,
कि जब आप इंटर्नशिप में हो, जिस भी आप एम्प्लॉयर के पास हो, आप इतने अच्छे से काम करो, आपके एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन इतने अच्छे होने चाहिए कि वही आपको एस पास, ई पास या फिर आपका वर्क परमिट वही अप्लाई करके दे। और मैंने जितने भी आज तक बच्चों के साथ डील किया है, जो वहाँ पे बच्चे पहुंचे, हुआ भी ऐसा कि बच्चे वहाँ पे गए हैं, उन्होंने ड्यूरिंग द इंटर्नशिप अपने एम्प्लॉयर के साथ बात की है, अच्छा काम किया, नो डाउट। और हिमाचली की उस चीज में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि हिमाचली जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो वो उनको इजीली एस पास, ई पास में कन्वर्ट कर देते हैं। या तो आप, दोबारा मैं बता रहा हूँ, या तो आप इसको अपना जो कोर्स है उसको एडवांस कोर्स में ले लो, या फिर उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करो। तीसरा ऑप्शन आपका है कि आपको वापस आना पड़ेगा, उसमें कोई भी तीसरी चीज नहीं है। हाँ, आप अगर आपको इलीगल रहना है तो इट्स टोटली योर चॉइस, बट ऐसा होता है। अगला पॉइंट जो है ये यहाँ पे मेंशन है, सेम बात थी इसमें। अगले पॉइंट ये भी बात है कि जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया कि 6 मंथ की जब इंटर्नशिप कवर हो जाती है, उसके बाद आपको कंट्री लीव करनी पड़ेगी, अनटिल अनलेस आपने वो 2 ऑप्शन जो मैंने आपको पहले बताया वो चूज नहीं किए। और इसमें रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग इंटर्नशिप, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोगों को लगता है कि चलो किसी ने इतना भी बता दिया कि जाते ही जॉब नहीं लग जाएगी, बट इंटर्नशिप पे बच्चे को होप होता है कि आफ्टर 6 मंथ तो मैं बहुत अच्छा कमाऊंगा, मैं 1.5-2 लाख रुपया कमाऊंगा। नहीं सर, उसमें जो आपकी सैलरी लगती है वो 800 से लेके $1500 तक लग सकती है, बट फिक्स नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कि आपने वहाँ पे स्टडी कैसी की है, आपकी अटेंडेंस कैसी है। ठीक है, तो जो इनकम है वो 800 से 1500 वी कैन कंसीडर, मिनिमम 800 तो लगेगी लगेगी, बट 1500 सिंगापुरियन डॉलर तक जा सकती है, जिसका रेट अभी 64-65 के करीब चल रहा है। हाँ, इसमें एक और चीज आती है जो अब पॉइंट मेंशन है इसमें, लो एकेडमिक डिसिप्लिन। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे जाते हैं तो वो तो क्लियर है उनको कि जॉब करनी है। अब क्या करते हैं, वो वहां पे जाके क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बच्चे के। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करो, क्लासेस बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे मान लो एक दिन में 3 से 4 घंटे की क्लास है, उसका शेड्यूल आपको 5 डे वर्किंग, कई बार 5 डे होता है, किस कॉलेज का 6 डे है, लेकिन आपका शेड्यूल आपको पहले मिल जाएगा कि इस टाइम पे आपकी क्लासेस है, तो वो रेगुलर लगानी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे का, अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, तो आपको इंटर्नशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका सक्सेस रेशियो अच्छा है, वो ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर करते हैं, बट फिर वो इंटर्नशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, उनकी जो अटेंडेंस होती है वो सारी गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, इसके आगे अगला पॉइंट जो है, स्ट्रिक्ट अटेंडेंस। वही अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। आपको अगर कॉलेज ने, अगर आपने बोल दिया कि 80%, क्योंकि कुछ एक 2023 में हमारे पास कुछ कॉलेजेस थे, उसमें ऐसा हुआ था कि बच्चे की जो अटेंडेंस थी वो 89% थी, और इंटर्नशिप अगर लेनी है तो 90% चाहिए। तो उन बच्चों को वापस भेज दिया गया था कि आपको एक्सटेंड नहीं करेंगे, और नहीं उनको इंटर्नशिप मिलेगी तो उनको इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर मैं स्टडी वीजा पे जा रहा हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे जाके सोचूं कि मैं वहाँ पे क्लासेस नहीं लगाऊंगा और चल जाएगा, नहीं चलेगा सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगली बात करेंगे हम लोग, ये वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, अगर कोई आपको 100% गारंटी दे रहा है कि हम इंटर्नशिप लगा के देंगे, वो ठीक बोल रहा है अपने एंड से, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए बोलने से पहले कि बच्चा भी आगे से वैसा होना चाहिए कि स्टूडेंट अपनी क्लासेस पूरी अटेंड अटेंड करे। अगर वो उसकी अटेंडेंस 20% है, 30% है, 40% है, तो उसको इंटर्नशिप मिलेगी ही नहीं। वो कॉलेज कितना भी ट्राई कर ले, बाहर किसी को छोटी मोटी जॉब पे लगवा सकते हैं, बट इंटर्नशिप लीगली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप देख रहे हो, क्योंकि बड़े लिमिटेड से जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है सिंगापुर स्टडी वीजा पे, लाइक हॉस्पिटैलिटी है, आपका बिजनेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म होता है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सोचो कि आईटी या फिर इंजीनियरिंग कोर्सेज, ऐसे नहीं है। और ये भी जो होता है क्रैश कोर्स होता है, 6 मंथ स्टडी, 6 मंथ इंटर्नशिप, एक साल में कोई डिग्री आपको नहीं देने वाला है, इट इज अ डिप्लोमा, छोटा सा डिप्लोमा है। लेकिन इसके फायदे क्या हैं, वो जब मैं आपको बेनिफिट्स बताना शुरू करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, राइट। इसके अगले जो पॉइंट मेंशन है इसमें, हाँ, अगर कोई बोलता है कि स्पाउस अलाउड है, आप अपनी फैमिली शिफ्ट कर सकते हो, नो सर, स्टडी वीजा पे स्पाउस अलाउड नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आप वहां पे हो तो स्टडी वीजा पे अगर आप हो तो टूरिस्ट वीजा इजीली लग जाता है, सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा इजीली लग जाता है। 1 मंथ के लिए आपका स्पाउस आपके साथ स्टे कर सकता है, दोबारा वापस आना पड़ेगा, दोबारा जा सकते हो। बट अगर आप बोलो कि स्पाउस शिफ्ट कर जाए तो बड़ा मुश्किल है। हो सकता है आप दोनों स्टडी वीजा लगाओ और दोनों का स्टडी वीजा आ जाए, तब पॉसिबल है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि, मतलब जब भी हमारे पास 2 से 3 कैंडिडेट बोलते हैं हम साथ में जाएंगे, तो एक आधे पर्सन का रिजेक्शन हो जाता है। तो फैमिली वाला इस थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। हाँ, लास्ट पॉइंट बट बहुत मेन पॉइंट है ये। अगर हम इस पॉइंट पे जाएंगे तो कई लोग बोलते हैं कि सर आप स्टूडेंट वीजा पे चले जाओ, और बच्चे की जो स्टूडेंट की एज होती है वो 30+ होती है।
अब 30+ का पर्सन है, आप ये मान के चलो अगर 30 साल का कोई आदमी है, उसकी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है अपनी फैमिली पे। अब फैमिली उस पे, मतलब कि फैमिली जो है उस पे डिपेंड है सारी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि उसको अपने घर पे पैसा देना है। अगर वो कमिट करके जाए कि मैं 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा, 50,000 रुपए घर पे भेजूंगा, नहीं। अगर आपकी 30 से ऊपर की एज है, तो आप अगर मेंटली प्रिपेयर हो कि अगले 6 महीने मैं नहीं कमाऊंगा और घर चल जाएगा, तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं वहां पे 30 पे जाके कमाऊंगा और घर ही भेजूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप 30+ हो तो एक बार थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर, ये जो मैंने पॉइंट्स बताया, अगर आप इन पे सब पे टिक करते हो कि मेरे को पता था, उसके बाद जाना चाहते हो चले जाओ सर। लेकिन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, आपकी डिपेंडेंसी होती है फाइनेंशियल। आपको घर पे पैसा देना है, राइट, तो वहां पे जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे बस 2 पॉइंट और रहते हैं हमारे, कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन अगेन, कि सैलरी की रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती है कि हम 1.5-2 लाख रुपए कमाएंगे, लेकिन 800 से $1,500 इज लास्ट, इतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है, right? ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। लोगों को लगता है कि बहुत इजी लाइफ है, सिंगापुर में जाएंगे हम लोग और वहाँ पे स्टडी पे वहाँ पर स्टडी करेंगे, शाम को जॉब पे चले जाएंगे, 3 घंटा पैसा कमाएंगे, बहुत इजी लाइफ है। बट इट इज क्वाइट टफ लाइफ, राइट। अगर आपको शिफ्ट करना है किसी भी कंफर्ट जोन से, आप शिफ्ट करने जा रहे हो किसी और कंट्री शिफ्ट करो, वहाँ पे 2-3 चीजें होते हैं। आपको एकोमोडेशन सर्वाइव करना है, जो कि एकोमोडेशन इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। उसके बाद आपको कॉलेज मैनेज करना है। उसके बाद भी अगर आपको जॉब मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप जॉब अगर नहीं अलाउड है तो आप नहीं कर सकते, करते हैं लोग, बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। बट उसमें एफर्ट लगता है कि आपको 3 घंटे की क्लास भी मैनेज करनी है, वहां पे आगे 6 घंटे 4 घंटे जहाँ पे भी आपको जॉब मिली है तो वो करनी है। तो लाइफ में क्या होता है, वो थोड़ा मुश्किल फेज होता है। अगर ये मुश्किल फेज के लिए आप रेडी हो, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद वहां पे जाके आपको कॉल करेंगे कि सर हमें तो आपने बताया नहीं था कि यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, इतना मुश्किल है वो। बट मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ, जब आप कंट्री शिफ्ट करो तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा, और ये मुश्किल टाइम के लिए आप रेडी नहीं हो, तो उसी के लिए मैंने पॉइंटर्स बनाए कि लोगों को वहां पे जाके सरप्राइज होता है कि इतनी मुश्किल लाइफ है, इतना ये है, इतना वो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप ये पॉइंट्स के लिए रेडी हो तो वेलकम, सिंगापुर आपको स्टडी वीजा देने के लिए तैयार है। और अब यहाँ से हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं सिंगापुर स्टडी वीजा के लिए, और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और एलिजिबिलिटी के लिए भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि टेक्निकली कौन एलिजिबल है, बट किनको जाना चाहिए। टेक्निकली एलिजिबल तो आपको कोई भी आपको डॉक्यूमेंट डालोगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। जिस बच्चे ने +2 की है, 40-50% मार्क्स भी हैं उसके, वो एलिजिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो बेनिफिट्स पे अब हम आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टडी वीजा के लिए सिंगापुर जाना चाहिए। मेक इट श्योर कि भी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, कि वो ये बात नहीं करने जा रहा हूँ कि कौन एलिजिबल है। एलिजिबल तो एटलीस्ट 80-90% लोग जो हैं वो सिंगापुर स्टडी वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं। हम बात करने जा रहे हैं किन लोगों को जाना चाहिए, सिचुएशन क्या है, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। तो अभी हमें आज आज ही 7 वीजा रिसीव हुए हैं, बट क्या बेनिफिट्स हैं सिंगापुर स्टडी वीजा के, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले सबसे पहला जो है स्टडी वीजा इंटर्नशिप प्रोग्राम। सिंगापुर स्टडी वीजा एक ऐसा स्टडी वीजा प्रोग्राम है जिसमें 6 मंथ की स्टडी आपको मिलती है और 6 मंथ कमाने का मौका भी मिलता है। सोचो आप 3 से 4 लाख रुपए खर्च के किसी कंट्री स्टडी के लिए जा रहे हो, और वो 6 महीने तो आपको स्टडी कराएंगे, इंटरनेशनल स्टडी आपको वो करवाएंगे, और आफ्टर 6 मंथ वो जो पैसा आप लगा के आए हो वो आपको दोबारा कमाने का मौका भी दे रहे हैं। तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये बहुत अच्छी एक एडवांटेज है स्टूडेंट के लिए, जिसको ऐसा लगता है कि मैं जितने पैसे लगा रहा हूँ मेरे 1 साल में रिकवर हो जाए, वो हो भी सकते हैं, राइट। जितना पैसा लगा के गए उतना आपने कमा लिया। और उसी का है कैसे कमाते हो आप, 6 महीने में जो इंटर्नशिप लगती है, उसकी जो इंटर्नशिप लगती है उसमें 800 से 1500 सिंगापुरियन डॉलर लगता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी, कि कैसे आप इंटरव्यू क्लियर करते हो, क्या आपकी अटेंडेंस रही है वहाँ पे, उसके बिहाफ पे पता चलेगा कि आपकी सैलरी कितनी लगेगी वहाँ पे, इंटर्नशिप में आपको कितना पे करेगा। वो इंडियन करेंसी में अगर हम बात करूँ तो 50,000 से लेके 80,000 रुपए तक की लगती है, विच इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। अगर आप इंडिया में, अगर आप 4 साल की डिग्री भी कर लो, HM इन होटल मैनेजमेंट वगैरह भी कर लो, उसके बाद भी इंटर्नशिप में आपको 10 से 15 से 20,000 से ऊपर कोई नहीं देगा। बट वहां पे 6 मंथ की स्टडी करने के बाद आपको 50 to 80,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो बहुत बड़ी एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद एक और एडवांटेज है, जो एक कैटेगरी है जो एलिजिबल है, वो कैटेगरी है जो UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन बड़ी कंट्रीज में स्टडी वीजा नहीं करने जा पाए। दो रीजन हो सकते हैं। एक, पहली चीज है कि एलिजिबल नहीं हो, वो आइल्स नहीं कर पाए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है। दूसरी, या फिर उनके पास इतने फंड नहीं है।
कोई हर किसी के पास इतने फंड नहीं होते कि वो 15 लाख रुपए या फिर 22 लाख रुपए लगा के कोई बड़ी कंट्री स्टडी करने जा सके। बट सिंगापुर एक अफोर्डेबल ऑप्शन है जिसके पास जब हम जाएंगे तो एक तो हमारे पास जो कंट्री है वो सिंगापुर छोटी कंट्री नहीं है, उसका जो डॉलर है वो ऑस्ट्रेलिया से स्ट्रॉन्ग है, लगभग कनाडा के बराबर आता है, तो बहुत अच्छा, डॉलर भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। उसके बाद हम ROI की बात करेंगे। अगर बात करें तो जितना आप लगा के गए हो तो रिटर्न कितने टाइम में आएगा, 1 साल में रिटर्न आ जाएगा, राइट। जितना आपने लगाया उतना आप इंटर्नशिप में कमा लोगे। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम का, जहाँ पे आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो और 1 साल में रिकवरी भी करके उसके बाद भी आप एक ऐसे स्टेज पे खड़े हो जहाँ पे वो वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो सकता है और आपको जो स्टडी है वो भी आप एक्सटेंड करवा सकते हो। उसके बाद सबसे जो मेजर, जो एक मेरा फेवरेट पॉइंट है, विच इज सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस का मतलब है, अगर आप कंपेयर करो इनको US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन बड़ी कंट्रीज के साथ, उन पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, उनके ITR होते हैं। जाके अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में 7 से 10% लोग हैं जो ITR फिल करते हैं अपनी, राइट। अपने जो फंड्स हैं बहुत ज्यादा लगते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में उनको सब चाहिए, IELTS भी चाहिए, सब चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये कि नो एम्बेसी इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होगा आपका, राइट। दूसरी, ना ITR चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए और आपका पासपोर्ट चाहिए, वो सबके पास होता है, राइट। उसके बाद आइल्स तो आपको करनी नहीं है, आइल्स वाला खत्म ही हो गया सिस्टम। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज जो इसमें मानी जाती है, प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है उसमें। जैसे आपको सेमेस्टर वाइज होता है, साल में 3 ही सेमेस्टर होते हैं, 2 ही सेमेस्टर होते हैं, बट इसमें सेमेस्टर वाला कोई हिसाब नहीं। आप आज अप्लाई करो, विद इन 30 to 35 डेज, मिनिमम 15 डेज होते हैं, बट मैक्सिमम हॉलीडेज वगैरह भी चलते हैं, 30 to 35 वर्किंग डेज में आपका वीजा मिल जाता है आपको। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। और गैप की अगर बात करें तो बड़े जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो 1 साल का गैप एक्सेप्ट करता है कि अगर आप 23 में 2023 में या फिर 25 में आपने स्टडी की तो 2026 में आपको जाना है। अगर 26 के बाद क्रॉस हो तो ऑस्ट्रेलिया आपको एडमिशन में बहुत दिक्कतें क्रिएट करेगा, राइट। तो गैप इसमें 10 से 15 साल का मतलब एक्सेप्टेबल है। लेकिन दिक्कत मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपका 30 तक की एज है तो आप इजीली जाओ और आप स्विच करने को रेडी हो, आपने स्टडी की हुई है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंप मिल जाती है आपको एक स्टडी की। अब बात आती है अगले पॉइंट की, जो है एकेडमिक एंड कैरियर बेनिफिट्स। अब एकेडमिक और कैरियर बेनिफिट्स में सबसे बड़ी बात ये आती है, इसमें 100% इंग्लिश मीडियम है। हमारे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे आप स्टडी वीजा करने जाओगे, किसी भी कंट्री में उनकी लोकल लैंग्वेज होती है, राइट। मान लो फ्रांस जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, इटली जा रहे हो, यूरोप में किसी स्टडी वीजा पे जा रहे हो, इवन कि रशिया भी जो लोग जाते हैं, क्योंकि इनके कंपैरिजन में अच्छा रशिया चल रहा है, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आता है। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है। इंडियंस हैं, इंडियन इवन की कुछ एरियाज में तो डोमिनेट करते हैं, कुछ एरियाज है वहाँ पे लिटिल इंडिया करके, वहाँ पे तो मैक्सिमम इंडियन ही मिलेंगे आपको। और जो भी कोर्स है ये इंग्लिश में है, +2 तक बच्चे ने अच्छी इंग्लिश पढ़ी होती है तो उसको अडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इंग्लिश में कोर्स है, पहला बेनिफिट है। दूसरा, ये जो डिप्लोमा और डिग्री है ये रिकॉग्नाइज होती है अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 बड़ी कंट्रीज में, UK, US, कनाडा इसको कंसीडर करता है। आपकी जो डिप्लोमा है इसको बड़ी कंट्री रिकॉग्निशन देती है। अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में अगर आप कहीं से ग्रेजुएशन करते हो या फिर मास्टर्स करते हो, एक वैस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कनाडा के लिए PR अगर आपको लेनी है तो वो थर्ड पार्टी वो होते हैं जो इवेल्युएट करते हैं कि आपकी जो डिग्री है, मान लो अगर मास्टर्स आपने की तो मास्टर वो एलिजिबल भी है उसको मास्टर दिखाने के लिए। तो ये जो डिप्लोमा है, जो सिंगापुर का डिप्लोमा है, ये वैलिड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है। अगर कनाडा PR के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें डिप्लोमा शो करे तो वो डिप्लोमा शो करेगा आपका, तो रिकॉग्नाइज है। फोकस्ड है आपके जो प्रोग्राम्स हैं, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म है। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो ऐसा इतने सारे प्रोग्राम का मिक्सचर है और आपको जो प्रोग्राम डन कर देते हो आप, उसके बाद तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना है। आपका फोकस है, आपको पता है टूरिज्म में हो आप, हॉस्पिटैलिटी हो या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो, जिसमें उसके बाद आपको जो मौका मिलता है वो एक बड़ी MNC में, अगर मान लो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो तो DHL एक बहुत बड़ा नामी कंपनी है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स सब काम करते हैं, राइट। अगर कोई स्टडी लेके आया वहां से तो बड़े बड़े ललित, अगर है आपको JW मेरिट है, जितने भी MNC बड़े होटल्स हैं उनको इजीली जॉब देते हैं, क्योंकि उनका रिज्यूमे बताता है कि इंटरनेशनल स्टडी उन्होंने की हुई है, इंटर्नशिप वहीं से की हुई है। तो एक बहुत अच्छा रिज्यूमे में एक वैल्यूएबल पॉइंट ऐड हो जाता है आपके। अगला पॉइंट जो मेंशन है वही रिज्यूमे वाला ही है। रिज्यूमे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। इसमें एक चीज मेंशन है कि PR के लिए पाथ है, लेकिन PR के लिए उसमें सिंगापुर में तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह अगर इन कंट्रीज के लिए आप PR अप्लाई करो तो ये आपके रिज्यूमे में, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें बूस्ट जरूर ऐड करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो आता है, लाइफस्टाइल एक्सपोजर। अब लाइफस्टाइल एक्सपोजर ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, जो कि कोई भी एजेंट आपको नहीं बताता है, बट मेजर पॉइंट यही है, ठीक है।
पहली चीज होती है मल्टीपल कल्चर का जो एक एक्सपोजर होता है, वो एक साइकोलॉजिकली लेवल पे एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पे आप किसी स्टूडेंट से आप पूछो, किसी लोकल कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं, तो एक्सपोजर सिर्फ लोकेलिटी का होता है, या फिर किसी और स्टेट से हो सकता है बच्चा। जैसे हम अभी सोलन से बात करें तो शूलिनी या फिर कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, जो अलग अलग स्टेट्स के एक्सपोजर उनको बच्चों को दे देगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। बट जब आप सिंगापुर जाके पढ़ रहे हो, मलेशिया, चाइना, अच्छी वियतनाम, कुछ अच्छी कंट्रीज, इवन की ऑस्ट्रेलिया से भी बच्चे जो है वहाँ पे स्टडी करने आते हैं। मल्टी कल्चर मिलता है उनको, किस कंट्री का कल्चर वो एक्सपोजर करें, और एक माइंडसेट जो होता है वो इम्प्रूव होता है। तभी वो बोलते हैं कि किसी अगर बड़ी कंट्री से बच्चा अगर पढ़ के आया तो इंडिया में वो सक्सेसफुल, 90% चांसेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है, राइट। तो एक कल्चर का एक्सपोजर मिलता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बच्चे का। कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि अगर आप हिमाचल का बच्चा चंडीगढ़ से भी वापस आता तो उसको बोलते हैं हवा लग गई। हमारे टाइम तो ये बोलता था कि हवा लग गई, बट हवा की बात नहीं थी, जैसे कॉन्फिडेंस, कि वो बात करना सीख गया, किससे बात करनी, कैसे बात करनी। अब जब ये इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है, ये और ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि मैंने बाहर की दुनिया देखी है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। अगर आप मान के चलो कि कोई बच्चा कनाडा तक का एक्सपोजर नहीं ले पा रहा, लेकिन सिंगापुर का तो हम ले ही सकते हैं। तो ये, और इसमें जो ऐड होता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंस। अगर इंडिपेंडेंसी है उसको, वहां पे ब्रेड बटर वो खुद गेन कर रहा है, खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, उसको जो ये चीज बूस्ट करती है। और वो भी जब आपको ग्रेजुएशन ड्यूरेशन में जब वो अपना कमाने पे आएगा, तो कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है उसका। तो ये मेजर पॉइंट है जो मेरे ख्याल से तो जरूरी कंसीडर करना चाहिए हमें। और एक और पॉइंट जो इसमें मेंशन है इसमें है कि 45 to 50% भी अगर किसी के मार्क्स हैं, तो वो भी इसको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। 45 to 50 वाले को भी वो मौका देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पढ़ ही नहीं रहा वहाँ पे जाके, स्टूडेंट को है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। और 40 to 50% वाला जरूरी नहीं है कि वो स्टडी में अच्छा हो, लेकिन हो सकता है वो वहाँ पे काम करने में अच्छा हो, तो एस पास ई पास उसको इजीली मिल जाए। तो ये कंसीडर कर सकते हैं हम लोग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियर बाय है, राइट। अगर कनाडा की फ्लाइट लेनी है, यूएस की फ्लाइट लेनी है, 16 घंटे की, 14 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से। अगर यहाँ से अगर सिंगापुर अगर गया है बच्चा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ 5 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, दिल्ली से 5 घंटे की फ्लाइट है, तो कन्वीनियंट है, राइट। ऊपर से कम्युनिटी की बात करें, ये वाला पॉइंट मैं आपको बोल रहा था कि सिंगापुर में इंडियंस बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। 57 लाख रुपए अगर उनकी लोकल पॉपुलेशन है, तो हमारी पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा है। इवन कि हिमाचली, अगर आप मेरे को बोलो कि मैं स्टूडेंट वीजा लगाऊं, आप किसी हिमाचली से कनेक्ट करा दोगे, बहुत हिमाचली से। और वो हेल्प करते हैं। 2-3 चीजों में आपको हेल्प की जरूरत थी, जब यहाँ से जाते हो आपको कंट्री का नहीं पता, वहां पे आपको स्टूडेंट हेल्प करेंगे हमारे, राइट। उसके बाद आपको कभी जॉब के लिए जरूरत पड़ गई या फिर जॉब हेल्प चाहिए, वो उसमें भी हेल्प करवाते हैं वो लोग, राइट। आपको एकोमोडेशन दिखाने में, आपको ऐसे एकोमोडेशन वो एक पीजी ले लेंगे या फिर इकट्ठे रहेंगे, तो उसमें बहुत हेल्प करते हैं। वो कम्युनिटी एक हेल्प है, तो वो सिंगापुर में बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। बाकी कंट्री में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट सिंगापुर में बहुत इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेजर पॉइंट है वो सेफ्टी पर्पज से फॉर फीमेल एंड अदर कैटेगरी है ऑल्सो, कि हाँ भाई फीमेल के लिए तो ज्यादा ही होता है। क्राइम रेट बहुत कम है सिंगापुर में। क्राइम रेट क्यों कम है? छोटी कंट्री है, छोटी कंट्री को जो मैनेज करना है वो बहुत इजी होता है। तो छोटी कंट्री को मैनेज उसी तरीके से किया गया कि अगर कोई भी क्राइम है, अगर आप रिकॉर्ड भी उठा के देखो, तो ये 20 मिनट 30 मिनट के अंदर अगर कोई क्राइम होता है तो उसको क्लियर कर लेते हैं वो लोग, राइट। ऊपर से जो लोकल उनकी बसेस हैं, ये सब कैमरा सिस्टम बहुत अच्छे हैं उनके, सब अच्छा है, मतलब कि सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई आपको हरास कर रहा है, वह पहले तो करता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश है, तमिलियंस हैं, ये सारे मतलब इंडिया से रिलेटेड ही हैं, तो वहाँ पे कोई इंडियंस को ज़्यादा परेशान कर ही नहीं सकता। अगर करता भी है तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। हेल्थ केयर उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे कल्चरल रिस्पेक्ट, उनके स्ट्रिक्ट लोग हैं और कल्चरल रिस्पेक्ट वो करते हैं लोग। जैसे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन फिर भी होता है, राइट। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी प्रॉब्लम चलती है कभी ना कभी। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट नेशनलिटी के लोग रहते हैं। क्योंकि सिंगापुर जो है वो बिजनेस हब है, उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है हमारी सिंगापुर की, वो ऐसी है कि वहाँ पे मल्टीपल नेशनलिटी के लोग बिजनेस पर्पज से वहाँ पे हैं, राइट। तो उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो सेफ कंट्री हम बोल सकते हैं, सेफेस्ट कंट्री है सिंगापुर। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। लिविंग स्टाइल जो भी है यहाँ पे, है ना, कि क्या खर्चा आता है वहाँ पे रहने का। अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो मिनिमम 2500 से 25,000 से लेके 30,000 रुपए तक का आपका लिविंग कॉस्ट है। लिविंग कॉस्ट का मतलब होता है आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, मेट्रो कार्ड का खर्चा। अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये आपका आएगा ही आएगा। ये आप कमा भी सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि अलाउड नहीं है 6+6 पे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद 80 to 90% जो स्टूडेंट्स हैं
वो काम करते करते हैं, और 10 से 20% जो मैं बोल रहा हूँ नहीं करते हैं, वो लोग हैं जो फाइनेंशियली तो स्टेबल थे और या फिर एलिजिबल थे कनाडा जैसी बड़ी कंट्री के लिए, लेकिन उनके अप टू द मार्क्स नहीं थे, तो उनके फाइनेंशियल्स हैं तो वो नहीं करते जॉब, लेकिन बाकी लोग करते हैं जॉब। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा मॉडर्न कैंपस। ऑफ कोर्स जो भी अपग्रेडेड होता है वो फैसिलिटीज होता है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, तो अपग्रेडेड है। मोबाइल फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है कि इंडिया मोबाइल फ्रेंडली, बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली है। आपने आपने किसी ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आपने आपने किसी कैब में जाना है, आपने पेमेंट करनी है ऑनलाइन, आपने मेट्रो कार्ड बनाना है, तो ये सारी चीजें वहां पे भी मोबाइल फ्रेंडली मिलेंगी आपको। सारी चीजें मोबाइल फ्रेंडली की, पेमेंट आप मोबाइल से कर सकते हो, सारी चीजें मोबाइल से हो जाती है। तो मोबाइल फ्रेंडली कुछ कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज नहीं है, लाइक यूएसए वगैरह अभी तक भी जीपे जो हम यूज करते हैं, इजी एक्सेस, वो नहीं कर पाते, कार्ड्स यूज करते हैं, बट सिंगापुर करता है, सिंगापुर मोबाइल फ्रेंडली है। बाकी अगली पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग। अभी इसमें अगला पॉइंट है हमारा वीजा एंड जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। अब इसमें क्या है कि वीजा फॉर फैमिली, अगर मैंने आपको बताया स्पाउस तो आपका नहीं जा सकता अनटिल अनलेस उसका वीजा, स्टडी वीजा आपके साथ नहीं आ गया तो। बट अगर टूरिस्ट वीजा आपने लगाना है फैमिली का, लगा सकते हो, 1 महीने का टूरिस्ट वीजा इजीली मिल जाता है, फिर फैमिली 1 महीना वहां पे रहे, वापस आके चाहे दोबारा भी जाना चाहे जा सकते हैं, तो वीजा के मामले में फ्लेक्सिबल है, राइट। जो फ्लेक्सिबिलिटी जॉब के रिगार्डिंग, 6 महीने तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी मिलेगी, बट 6 महीने के बाद आपको मौका मिलता है दो, या तो आप अपना कोर्स जो है वो एक्सटेंड करवा लो, एडवांस कोर्स ले लो, या फिर अपना एस पास ई पास में कन्वर्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एम्प्लॉयर, जिसके पास आप जॉब कर रहे हो वो आपके लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है। फ्रेंडली पॉलिसीज फॉर गैप ईयर, जितने भी गैप है 10-15 साल का है वो दोबारा रिपीट हो गया प्रोडक्ट, जो लाइन थी। वीजा एक्सटेंशन, ठीक है, लास्ट पॉइंट यही था कि वीजा एक्सटेंशन हो जाती है और जॉब लग जाती है। तो ये मेजर पॉइंट्स है, ये जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए, मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे पॉइंट्स मैं आपको कैप्स में भी सारी चीजें डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करा दूं, आप पढ़ो इसके बारे में। जब भी किसी कंट्री को ट्रैवल कर रहे हो, हमारा ये मानना नहीं है कि मत जाओ या फिर जाओ जाओ, दोनों में, बट आप एटलीस्ट कॉन्सिक्वेंसेस पता कर लो कि मैं वहां पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ चीजें क्या होने वाली हैं, क्या मेरे को फेस करना है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करके दो। जब हमें चीजें ज्यादा पता होती है तो हमें जीने में ज्यादा ईज मिलता है उस चीज से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। इसके बाद वही बात है, अगर आपको लग रहा है कि सिंगापुर स्टडी वीजा अगर आपको जाना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्टली मेरे से बात करनी है तो आप डीएम कर सकते हैं इन्हीं नंबर पे, और आप अपॉइंटमेंट लेके आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।